धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, खासकर मुसलमानों के बारे में। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुजरात के दंगों पर कभी माफ़ी नहीं मांगी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर जो इफ्तार पार्टी होती थी, इफ्तार पार्टी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि जो इफ्तार पार्टी यहाँ होती थी वो बंद। और ये वही इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, जिन्होंने सीएम बनते ही कहा कि मैं ईद पर मुसलमानों को बधाई देने के लिए ईदगाह पर नहीं जाऊंगा लखनऊ की, और मैं जो हिंदू हूँ ये बताया कि मैं हिंदू हूँ ये बताया। दूसरा, जो आरएसएस थी, जो अभी तक एक नफ़रत का पूरा एक माहौल बना हुआ था, उस आरएसएस के भी सुर बदले नज़र आ रहे हैं। हालांकि उस आरएसएस ने एक संगठन बना रखा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करता है। उनने वैसे सभी धर्मों के करके इस तरीके से बना रखा। लेकिन हम लोग आज क्यों जिक्र कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आज क्यों जिक्र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का? इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस मुंबई के अंदर बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी करने जा रहा है। किस डेट को इफ्तार पार्टी करेगा और क्यों वो कर रहा है? मुंबई में पहली बार ये हो रही है। हालांकि 2015 से जब से वो बना था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके बाद से वो इफ्तार पार्टी तमाम जगह करते आ रहा है। और उसकी इफ्तार पार्टी हुई थी जामिया के अंदर, जब नजमा हेपतुल्लाह को चांसलर वहाँ पे बना दिया गया। वहाँ पे इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल हो गया था। उन्होंने कहा हमारे कैंपस के अंदर हमारे एसएस को इस तरीके से कोई इफ्तार पार्टी नहीं करने देंगे। क्यों ये तस्वीर बदल रही है? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए बदली जा रही है या इस तस्वीर के असल कोई मायने हैं? इन्हीं सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा जो प्रोग्राम है इफ्तार पार्टी का वो कहाँ, कब और कैसे हो रहा है और कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, किन लोगों को उसमें बुलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी साहब, उनसे बात करेंगे। क्या रिपोर्ट है सर हमारे पास? देखिए, ये अफ्तार पार्टी जो है 4 जून को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में दी जा रही है और ये इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कर रही है, जो आरएसएस की मुस्लिम ब्रांच है। और इस अफ्तार पार्टी में बताया जा रहा है कि 30 मुस्लिम ममालिक के हाई कमिश्नर भी होंगे जो मुंबई में या उनके नुमाइंदे हैं। हाँ, इसलिए कि तमाम ममालिक का जो है जितने भी एम्बेसी हैं हिंदुस्तान में, हाँ, इनके वाणिज्य के अलावा जो है मतलब हाई कमीशन भी बॉम्बे में है इनका। और इसके अलावा 200 सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात, ठीक है, यानी उसमें स्कॉलर्स, उलमा, पॉलिटिशियन और दीगर जो है, और इसके अलावा जो है 100 दीगर बिरादरान वतन, यानी जो बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं शहर के जो है गैर मुस्लिम जो हैं, उन्हें भी मदऊ किया गया है। मुंबई में कर रहे हैं तो फिल्मी स्टार को भी बुला रहे होंगे? हाँ, उसमें फिल्मी स्टार भी हैं। ये जो मैंने 200 सरकर्दा मुस्लिम शख्सियात में जो है ये मुस्लिम फिल्म स्टार, मुस्लिम पॉलिटिशियन, मुस्लिम उद्योगपति, ठीक है, और सभी लोग हैं। क्या इससे पहले भी मुंबई में किया है? नहीं, इससे पहले कभी मुंबई में इन्होंने कोई अफ्तार पार्टी नहीं। तो पहला सवाल यही है कि मुंबई में अब क्यों कर रहे हैं ठीक 2019 से पहले? क्योंकि 2019 का अगला जो चुनाव होगा उसमें तो इफ्तार पार्टी हम कर नहीं पाएंगे, कोई चुनाव चल रहा होगा, ये तो हम मान के चलिए। क्योंकि अगर फरवरी में जाके आचार संहिता लगी और 3-4 महीने में जाके पूरे देश में चुनाव होगा तो मई में तो सरकार बननी है, कर नहीं पाएंगे, तब मौका नहीं है। अब कर रहे हैं तो क्या खास वजह है, क्यों कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले इसमें एक चीज़ को जोड़ना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस ये कोई दो तंजीम नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा, ये दोनों एक ही हैं। इनके जो भी पॉलिसी हैं, इनके जो भी प्रोग्राम हैं, वो समझिए कि एक ही है मतलब। हालांकि वो कहते हैं हम सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन हैं आरएसएस वाले, और बीजेपी कहते हैं हम राजनीतिक हैं। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि बीजेपी को खड़ा करने वाला खुद संघ है और संघ की वो पॉलिटिकल विंग है, ठीक है। और बल्कि अब ये बहस शुरू हो गई है कि बीजेपी एक सांस्कृतिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, इस पर बहस भी शुरू हो गई है अब। तो क्यों कर रहे हैं ये? हाँ, तो क्यों कर रहे हैं? तो एक तो यह है कि 2019 जो है करीब है। अच्छा, इससे पहले देखिए इनकी दोगली पॉलिसी देखिए। जब बीजेपी इख्तिदार में आती है बहुमत से, आती ही जो है सबसे पहले रमज़ान में जो है ये कहती है कि पीएमओ दफ्तर में जो है कोई, जबकि रिवायत थी कि हर पीएमओ जो है अटल बिहारी वाजपेयी तक ने अफ्तार पार्टी दी। ये पहली बीजेपी की सरकार थी जिसने कहा कि भाई हम यहाँ अफ्तार पार्टी नहीं होगी। और सुनिए,
कई 2 साल तक तो उन्होंने ईद की मुबारकबाद भी नहीं दी। उस पर भी खूब सवाल खड़े हुए। उस पर भी खूब कि सवाल कैसे खड़े हुए। पीएम है कि मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद नहीं ईद दे की रहे। मुबारकबाद भी नहीं दी। ठीक है, उसके बाद जो है यानी उसका हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुसलमानों के मुतनाज़ इशू को लेकर के आए, जिसमें इनको बड़ी मुंह की खानी पड़ी अभी तक। नहीं, भले वो ठीक है, नहीं ठीक है, वो तलाक का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो एक पास अलग कर दिया। वो मैं ठीक है। वहां जाना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जी, जब जी। पीएम इस स्तर पर बैठा हुआ शख्स जी, जी, व्यक्ति ये कहे कि मैं ईद की मुबारकबाद मुबारकबाद दूं, नहीं ठीक है सर, जी, जब वो कहे मैं इफ्तार पार्टी नहीं दूंगा, करूंगा। तो मान लीजिए जो उसके संगठन के उग्र लोग जी। हैं उन्हें लगे कि हाँ अब भाई मुसलमानों के खिलाफ माहौल है और हमें मुसलमानों के खिलाफ जो करना है वो हम करें, और वो भीड़ तंत्र के रूप में सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसका हमेशा एक नतीजा चीज सामने कहता हूं कि 26 मई 2014 को सरकार बनी और सबसे पहली भीड़ तंत्र ने जो हत्या की वो 4 जून 2014 को सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में मोहसिन शेख की कर दी। वो पहली हत्या थी भीड़ तंत्र द्वारा। तो जब आप ऊपर से बैठ के ऐसी बात कहेंगे एक धर्म विशेष के बारे में, समुदाय विशेष के बारे में, तो और लोगों में क्या मैसेज जाएगा? देखिए एक चीज, लेकिन अब ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है, मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं उस पर आना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी अभी आप देखिए रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं, रमजान में उज्ज्वला योजना के ऊपर मुस्लिम औरतों से बात कर रहे हैं, अपने मन की बात में रमजान की बात करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। ये क्या हो गया है? जो लोग कहते थे गुजरात दंगों का कभी उन्होंने नहीं मांगा, सद्भावना रैली आपने उन्होंने देखा जो उन्होंने शुरू की थी, उसमें भी कैसा रूप उनका रहा, जो कुत्ते का पिल्ला बता देते थे कि कुत्ते के पिल्ले के मरने का उन्हें काम होता है। देखिए बीजेपी को 4 साल हो गए और ये 4 साल का जश्न मना रही है। इनका दावा था, इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, सबका साथ सबका विकास। तो इस 4 साल में कोई विकास तो किया नहीं इन्होंने। वो तो सबके लिए है। नहीं मुसलमानों को ऐसे क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं उसमें वो मुसलमानों को भी शामिल करते हैं ना, वो मुसलमानों को भी शामिल करते हैं। अच्छा 4 साल में इन्होंने मुसलमानों को और 4 साल नहीं मैं आ रहा हूँ, 4 साल में इन्होंने मुसलमानों को मारने के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई इनका बड़ा कोई काम नहीं है। अब 2019 करीब है, अब 2019 के करीब है और इनको इस वक्त यानी मौजूदा जो परिस्थिति है, मतलब देश की जो है सियासी जो हालात हैं उनमें इनको नज़र आ रहा है, इनको अपनी जो है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये मुसलमानों को भी रिझाने पर तुल गए हैं? बिल्कुल इन्हें पता पूरे देश में माहौल खराब। बिल्कुल। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूछना चाहता हूँ आपसे, समझना जो चाहता हूँ कि मुसलमान इनके रिझाने में आएंगे? देखिए हमें नहीं लगता कि आएंगे। ये क्या कंफ्यूज करने की पॉलिसी? कंफ्यूज करने की पॉलिसी है, बिल्कुल कंफ्यूज करने की पॉलिसी है। देखिए इसी या ये इस आखिरी साल आके मुसलमानों के लिए कुछ ऐलान कर दें, कुछ अच्छा सा हम ये कर दें, वो कर दें। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए इस सतर की पहली अफ्तार पार्टी हो रही है। अफ्तार पार्टी तो उसने बहुत की है, लेकिन इस सतर की ये जो इतनी बड़ी अफ्तार पार्टी मुंबई में, वो भी जो है देश की आर्थिक राजधानी में इतनी बड़ी पार्टी और इतने वीवीआईपी पार्टी जो है, अफ्तार पार्टी जो है, ये सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो रिझा के उनको सिर्फ कंफ्यूज कर देना, उनका वोट बिखराव दे देना, या बीजेपी उनका वोट लेना चाह रही, क्या आप मान रहे हैं इसके पीछे? मैं क्लियर ये समझना चाहता हूँ। देखिए अभी तक ये है कि उनको पता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, अछूत मानते हैं, अछूत मानते हैं। हाँ। देखिए मैं बता दूं बीजेपी की पॉलिसी क्या 2015 से पहले तक ये थी कि मुसलमान और क्रिश्चियन, और खुद उनकी जो किताब है वीर सावरकर की बंच ऑफ थॉट्स, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये 2 कम्युनिटी जो है, ये 2 मजहब जो है, ये बाहर से आए हुए हैं, ये कभी देश के वफादार नहीं हो सकते। इस तरह की जो थिंकिंग रखता हो जो संगठन जो है सर, मैं जो ठीक है, मैं कुछ चीजें और जोड़ रहा हूँ सर, आपकी बात ठीक है, वो वहां से चल रहा है, वो हम जानते हैं, वो सारा देश जानता है, वो सब जानते हैं उनकी सोच क्या है, वो क्या मानसिकता रखते हैं, उन्होंने क्या किया है, भीड़ तंत्र ने क्या किया, क्या उन्होंने करवाया। कभी किसी बातें करते हैं मुस्लिम औरतों से बातें करते हैं, तो दम है तो जकिया जाफरी से बात कर लो ना। बिल्कुल, ये किस बानों से बात करके दिखाओ ना। इसे ही कह रहा हूं, आपके अंदर दम है इतना बड़ा। मैं यही कह रहा हूं, ये जो सबका साथ सबका विकास, एक तरफ तो आप मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, आप उनकी सोच के बारे में सब लोग जानते हैं, हमारे दर्शक सब जानते हैं। अब वो ऐसा कर रहे हैं, रमजान के महीने में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क पहुंच जाते हैं, इंडोनेशिया। मैं एक एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। रमजान से पहले मन की बात करते हैं, रमजान में क्या नाम है, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, मुस्लिम औरतों से बात करते हैं, कहते हैं मैं बचपन में मुस्लिम मेरे साथी थे, वो भी गरीबी थे, मैं उनके साथ पला बड़ा। अब वो इंडोनेशिया पहुंच के मुस्लिम, ये जो पूरा बन रहा है, पूरी जो चल रही है। और इसी बीच एक बयान आपका याद दिला देता हूं, जो अनिल विज हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा कि हर भारतीय को आरएसएस का सदस्य होना चाहिए, आरएसएस में शामिल होना चाहिए। ये क्या चल रहा है वो मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं सर। देखिए एक तो यही है, मैं बता रहा हूँ जो इनके वोटर्स हैं, ठीक है, एक तो उनमें
सीधा बताइए ना, मुस्लिम इनकी तरफ आएगा इनके इस आडंबर को देख के? बिल्कुल बिल्कुल आएगा मुसलमान? बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ। बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए कि मुसलमान, देखिए इस मुल्क इस 4 साल में मुसलमानों और दलितों के साथ जो मजालिम हुए हैं और जिस तरह से उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ रक्षक के नाम पर और दीगर मतलब भीड़ तंत्र द्वारा जिस तरह उनके मतलब माहौल बनाया गया पूरे देश में जो है नहीं रहे सिद्दीकी साहब, उसमें माजरत चाहूँगा। या इसको आप ये जो सारी कवायद है, पीएम मोदी का मन की बात में बोलना, उज्ज्वला योजना को लेकर मुस्लिम औरतों से बात करना, ठीक है साहब, उसके बाद क्या नाम, मैंने आपको बताया ये अभी इंडोनेशिया गए हैं और अभी ये इफ्तार पार्टी करना, क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो ईसाइयों के बोलने के बाद, पहले तो मुस्लिम ही बोल रहे थे, फिर ईसाइयों ने भी बोलना शुरू किया कि यहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं हैं, उनके साथ वो किया जा रहा है, बुरा हो रहा है, उस छवि को बदलने के लिए ये डेंटिंग पेंटिंग चल रही है क्या? क्योंकि चलिए वोट पड़े ही ना मिले, लेकिन ये तस्वीरें ये अखबारों में छपेंगी कि आरएसएस ने इफ्तार पार्टी दी, मुंबई के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को बुलाया, तमाम मुल्कों के लोगों को भी तो बुला रहे हैं ना, राजदूत जो हैं, एम्बेसडर टाइप के जो लोग हैं उनको बुला रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए हैं क्या? बिल्कुल, ये भी है, ये भी एक पहलू है, ये भी एक मुझे लगता है यही ज्यादा बड़ा पहलू, ये भी एक पहलू है। इसलिए कि देखिए अभी तक क्या है, अभी तक मुखालफत मुसलमान करते आए थे, अभी साल भर पहले तक जो है मुसलमान ही मुखालफत करते थे, लेकिन अब जो है क्रिश्चियनों में भी ये वो भी सड़क पर आना शुरू हो गए, जैसे उन्होंने भी जो है अपने रद्द अमल का इजहार करना शुरू कर दिया है। जोली रिबेरियो का आर्टिकल पे हमने कल लोगों ने बात की है, उन्होंने भी लिखा, आर्क बिशप का लेटर है। देखिए कुल मिलाकर ये है कि ये डेंटिंग पेंटिंग क्यों की जा रही है, क्यों इफ्तार पार्टी की जा रही है, सवाल यहाँ से खड़ा होता है। तो सवाल का जो 2 जवाब निकल के सामने आते हैं वो ये हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आज मैसेज जा रहा है, जिस तरीके से कठुआ वाला मामला हुआ, वो एक धर्म विशेष की लड़की है और उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता और आज भी वो रैलियां कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को गाली दे रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक इमेज डैमेज हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए ये डेंटिंग पेंटिंग के रूप में देखा जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, मुसलमान को कन्फ्यूज़ किया जा सके, मैं सीधा वर्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है पत्रकारिता में ये अंदाज़ पसंद ना आए लोगों को, लेकिन मुसलमान को कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, देखो हम तुम्हारे भले की सोच रहे हैं और आखिरी साल है, हो सकता है इस आखिरी साल में कोई ऐलान भी ऐसा कुछ कर दे। लेकिन मैंने फिर वही कहूँगा कि दम है तो अपने पसंद के मुसलमानों से बात मत करके दिखाइए, दम है तो ज़किया जाफरी से बात करके दिखाइए, बिल्किस बानो से बात करके दिखाइए, दादरी के अखलाक के परिवार से बात करके दिखाइए, जुनैद के परिवार से बात करके दिखाइए, पहलू खान के परिवार से बात करके दिखाइए, तब हम जानेंगे आपके पास 56 इंच का सीना है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।